सबसे पहले बात कोरोना के कहर की, तो देश के कौन कौन से माननीय हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। दिल्ली पुलिस के कितने जवानों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली के जेलों में कोरोना हुआ, कहां हुआ कोरोना ब्लास्ट और कहां एक परिवार ने कोरोना के डर से पिया जहर। मां बेटे की मौत और ओमिक्रॉन को लेकर नई स्टडी में क्या सामने आया है। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महामारी से जंग। कोरोना के बढ़ते मामले के साथ ही वायरस की चपेट में आने वाले राजनेताओं की संख्या भी बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और खुद को क्वारंटीन कर लिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए जानकारी साझा की और कहा कि तबीयत ठीक है, होम आइसोलेशन में रहूंगा। इसके अलावा उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से अपनी जाँच कराने को कहा है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके अलावा राज्य के 2 मंत्री सुनील कुमार और अशोक चौधरी भी संक्रमण का शिकार हुए हैं। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी पहले से ही संक्रमित हैं। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक है और मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राजस्थान की राजमंद सीट से विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं सांसद मनोज झा ने ट्वीट किया है कि 2 लहरों से बचने के बाद महामारी की चपेट में आ ही गया। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बीजेपी नेता खुशबू सुंदर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। कोरोना का कहर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों पर भी बरप रहा है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय विश्वाल सहित दिल्ली पुलिस के करीब 1000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित पुलिसकर्मी क्वारंटीन में हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के 931 जवान संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से कुछ होम आइसोलेशन और कुछ कोविड केयर यूनिट में हैं। दिल्ली की तिहाड़ सहित 3 जिलों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। तीनों जेलों में 46 कैदी और 43 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए 46 कैदियों में से 29 तिहाड़ और 17 मंडोली जेल के हैं। संक्रमित पाए गए 43 कर्मचारियों में से तिहाड़ के 25, रोहिणी के 12 और मंडोली जेल के 6 कर्मचारी हैं। तमिलनाडु के मदुरै में कोरोना के डर से एक मां ने अपने 3 साल के बेटे के साथ जहर पीकर जान दे दी। महिला की उम्र 23 साल के करीब बताई जा रही है। महिला के परिवार में कोरोना के डर से कुल 5 लोगों ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इनमें जान देने वाली महिला का भाई और उसकी मां भी शामिल है। तमिलनाडु पुलिस के अनुसार इनमें से 3 लोगों की जान तो बच गई, लेकिन मां बेटे को नहीं बचाया जा सका। कोरोना के खौफ का साया जल्लीकट्टू पर भी पड़ रहा है। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजकों के लिए एसओपी जारी की है। केवल 150 दर्शक या 50% के बैठने की क्षमता, दोनों में से जो भी कम हो उसकी इजाजत दी गई है। जल्लीकट्टू देखने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट भी 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन में बिना लक्षण या हल्का संक्रमण भी शरीर के अंगों को डैमेज कर सकता है। इसके लिए सार्स-कोव-2 इन्फेक्शन के हल्के लक्षण वाले 45 से 74 साल की उम्र के कुल 443 लोगों की बड़े पैमाने पर जांच की गई, जिसके बाद स्टडी में शामिल किए गए संक्रमितों में हल्के या किसी तरह के लक्षण न होने की जानकारी मिली। परिणाम के मुताबिक संक्रमित न होने वाले लोगों के मुकाबले मीडियम टर्म ऑर्गन डैमेज देखा गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण में कपड़े का मास्क कारगर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई बिना मास्क वाला संक्रमित शख्स कपड़े का मास्क पहने शख्स के संपर्क में आता है तो वो 15 मिनट में कोरोना संक्रमित हो सकता है। दोनों अगर कपड़े का मास्क पहने हैं तो इन्फेक्शन होने में 27 मिनट लग सकते हैं। सर्जिकल मास्क पहनने पर संक्रमण में 30 मिनट लग सकते हैं और दोनों अगर N95 मास्क पहने हैं तो 2.5 घंटे तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। और देश भर में 24 घंटे में कितने मामले आए सामने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद के बजट सत्र के पहले चरण को छोटा करने को लेकर की चर्चा। देश के राज्यों में कोरोना के कितने मामले आए सामने और चीन में कहां ओमिक्रॉन के कहर के चलते लगाया गया आंशिक लॉकडाउन। देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहरा। देश भर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,65,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं।
महामारी की वजह से देश भर में 275 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 24 घंटे में ओमिक्रॉन के करीब 376 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बड़ा बदलाव किया गया है। नए बदलाव के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले हर शख्स को टेस्ट की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी के मुताबिक अगर उम्र के हिसाब से हाई रिस्क कैटेगरी में या फिर कोमार्बिड नहीं है तो उसे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,166 नए मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब संक्रमण दर 25% पर पहुंच गई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 39,873 हो गए हैं। कोरोना स्पीड को देखते हुए दिल्ली में अब नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। DGMA की बैठक में रेस्तरां और बार को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हर जोन में एक जगह ही साप्ताहिक बाजार की इजाजत देने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 33,470 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें अकेले मुंबई में 13,678 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,06,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 31 नए मरीजों की भी पहचान हुई है, जिसके बाद पूरे राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 1,247 तक पहुँच गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 13,990 केस सामने आए हैं और 11 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में वैक्सीनेशन पूरा करा चुके लोग ही रेल में सफर कर सकेंगे। कर्नाटक में इतने ही समय में 11,698 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 4 लोगों की मौत हो गई और ओमिक्रॉन के 146 नए केस सामने आए हैं। जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,797 नए केस सामने आए हैं और 19 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में राज्य से 8,334 नए केस सामने आए। प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सोमवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ और एक दिन में 1,344 मामले सामने आए। उत्तराखंड में भी एक दिन में 1,292 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है। चीन के तियानजिन में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगले महीने बीजिंग में विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने से पहले मामले सामने आए हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। चीन के कड़े फैसले लेने के पीछे डर है कि कहीं अमेरिका और यूरोप के देश अगले महीने होने वाले ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार न कर दें। चीन ने आग की भयानक लपटों से ओमिक्रॉन को मारने का दावा किया है। ट्विटर पर जारी चीन के वीडियो में देखा जा सकता है कि PPE किट पहने स्वास्थ्यकर्मी फ्लेम थ्रोवर मशीन से हवा में आग की लपटों से ओमिक्रॉन को मार रहा है, जिसके बाद चीन में स्वास्थ्यकर्मी ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए फ्लेम थ्रोवर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने सोमवार को संसद में कहा कि पिछले साल सिंगापुर में कुल कोविड-19 से जुड़ी मौतों में पूरी तरह से टीकाकरण वाले 30% लोग शामिल थे। मंत्री के मुताबिक सिंगापुर में पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से 802 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 247 लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंगापुर में भी ओमिक्रॉन की लहर आ सकती है, जो डेल्टा से कई गुना बड़ी हो सकती है। और पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले पर किसने की पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर आपराधिक कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, लेकिन इमरान की बड़बोली सेना क्यों रही खामोश। और चुनाव से पहले यूपी में कहां बरामद हुई 20,000 लीटर शराब। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब पुलिस की भूमिका और मामले में आतंकी एंगल की जांच की मांग की गई है। कल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया है। 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जिस फ्लाईओवर पर फंसे थे वो पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस साजिश में खालिस्तान और पाकिस्तान के गठजोड़ की चर्चा कई बार हुई है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की ओर से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया। अब खबर है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि इस मामले पर कुछ न बोलें। इमरान को डर था
कि अगर इस मामले पर कुछ बोलेंगे तो भारत में फिर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बन जाएगा। शिवसेना की पंजाब इकाई ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर दावा किया है कि इस साजिश के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ हो सकता है। पंजाब शिवसेना के प्रभारी हनी महाजन ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर जिस जगह पर पीएम का काफिला रोका गया वो पूरा इलाका हाई अलर्ट पर था। इसके बावजूद मोंगा में 3 खालिस्तानी आतंकियों का हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल के साथ पकड़ा जाना पूरे मामले पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। पंजाब के नवाज शहर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने राष्ट्रीय सिख यूथ फेडरेशन नाम के संगठन के 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विदेश में बैठे सुखप्रीत सिंह सुख धालीवाल और लखवीर सिंह रोड़े के संपर्क में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 6 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार जब्त किए हैं। आरोपियों ने पठानकोट में 2 धमाकों को अंजाम देने की बात भी कबूल की है। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 28 जुलाई 2021 को 1 साल के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालने वाले अस्थाना की नियुक्ति उनकी रिटायरमेंट डेट से ठीक 4 दिन पहले हुई थी। इसे लेकर एक एनजीओ ने आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब अपने विवादित वायरल वीडियो मामले में आज महिला आयोग के सामने पेश हो सकते हैं। महिला आयोग ने आज उन्हें पेश होने के लिए कहा है। मुजफ्फरनगर की एक वर्कशॉप में जावेद हबीब ने एक महिला के बालों पर थूक दिया था। वीडियो के सामने आने के बाद हबीब का विरोध किया गया था और मामले की शिकायत के बाद जावेद पर कार्रवाई की मांग की गई थी। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले उन्नाव में पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम ने एक मकान में छापेमारी के बाद 20,000 लीटर अवैध शराब जब्त की है और इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तार भी किया गया है। एसपी ने शराब के चुनाव में खपाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे पिछले 4 दिनों से ठप है। इस वजह से हजारों सैलानी और यात्री इस रास्ते में फंसे हुए हैं। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग काजी कुंड इलाके में स्थानीय लोग परेशान सैलानियों की मदद करने के लिए शानदार पहल करते हुए पर्यटकों के लिए लंगर का इंतजाम किया है और रास्ते पर लोगों को चाय और नाश्ते उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बार फिर भारतीय सेना का देवदूत अवतार देखने को मिला। कुछ लोग दिल का दौरा पड़ने के बाद बीमार पड़ी एक बच्ची को लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन गाड़ी बर्फ में फंस गई। यहां से गुजर रहे सुरक्षा बलों ने पहले तो गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर जवानों ने बीमार बच्ची को सेना की गाड़ी में अस्पताल पहुँचाया, जिससे मासूम की जान बच गई। और पीएम की लंबी उम्र के लिए यज्ञ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। यूपी चुनाव के प्रत्याशियों के लिए दिल्ली में मंथन। आज यूपी बीजेपी को अपने उम्मीदवारों में कौन से गुण चाहिए और आज से कौन सा अभियान शुरू करने जा रही है यूपी बीजेपी। सियासत से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाएंगे। चन्नी अपने घर में 11 पंडितों के साथ पीएम की लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएंगे। इससे पहले कल पीएम की सुरक्षा से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मानते हुए एक जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लीड करेंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज यूपी के पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। यूपी चुनाव पर कोर ग्रुप की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत कई नेताओं के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आदि शामिल होंगे। टिकटों को लेकर आज दिल्ली में होने वाली बीजेपी की अहम बैठक से पहले TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने टिकट का फॉर्मूला बताया। उनके मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों की कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता, जनता के बीच लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण देखकर ही टिकट देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा योगी के 80 बनाम 20 बयान पर सफाई दी और कहा कि यह बयान मुसलमानों के लिए नहीं था। बीजेपी यूपी सरकार की उपलब्धियों को हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए आज से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मुताबिक अभियान के तहत पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जाएंगे और लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण की वॉलंटरी रिटायरमेंट का अनुरोध स्वीकार कर लिया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने शनिवार को वीआरएस के लिए आवेदन किया था। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि असीम इस हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रविवार को सूबे के कई मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सहारनपुर में आचार संहिता उल्लंघन और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह के आरोप में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद सहित 10 लोगों पर नामजद और करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इमरान मसूद ने अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बावजूद बैठक की इजाजत नहीं ली गई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली के भूजीपुरा में एक आश्रम में कंबल वितरण के मामले में बीजेपी विधायक बहोरन लाल मौर्य सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भोजीपुरा के विधायक बहोरन लाल के खिलाफ जांच के बाद खंड विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। बरेली के स्वामी दिव्यानंद आश्रम में कंबल वितरण के दौरान भारी भीड़ जमा हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार अलग हो सकते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी पंजाब में किंग मेकर की भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी शहरी क्षेत्रों के ताकत बढ़ाने के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन की मदद से कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कैप्टन के अलावा सुखदेव सिंह ढींढसा की अगुवाई वाली शिरोमणि अकाली दल के साथ भी गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में महिलाओं को टिकट देने के मामले में राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि महिलाओं को सिर्फ टिकट के अधिकार देने से काम नहीं चलेगा। नाम के वास्ते टिकट देना किसी काम का नहीं है। उनके मुताबिक अगर कोई महिला सरपंच का चुनाव जीतती है और उसका पति लेटर हेड सरपंच पति के नाम से छपवाता है, तो फिर ऐसे टिकट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और क्या एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के बढ़ने वाले हैं दाम? क्या आम बजट में सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी? क्रेडिट कार्ड वालों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर क्या है? कारोबार से जुड़ी खबरों के लिए देखिए मनी टॉप 9। कंपनियां जनवरी से मार्च के बीच एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की कीमत में 5 से 10% का इजाफा करेंगी। पैनासोनिक, एलजी, हायर जैसी कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी हैं। सोनी, हिताची, गोदरेज मार्च तक कीमत बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगी ढुलाई के बीच बिना कीमत बढ़ाए कंपनियों के लिए बिजनेस को सस्टेनेबल बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 9वीं सीरीज का सब्सक्रिप्शन खुल गया है। आप इसमें 14 जनवरी तक निवेश कर सकते हैं। इसमें सोने की कीमत 4,786 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन निवेश करते हैं और डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपए की छूट दी जाएगी, यानी आपको निवेश के लिए प्रति ग्राम 4,736 रुपए ही चुकाने होंगे। फिनटेक कंपनियों के लिए रेगुलेशन से लेकर इनके कामकाज की निगरानी, आम लोगों के हितों की रक्षा और इस सेक्टर में इनोवेशन जैसे मसले को लेकर अब रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने अपने यहाँ एक अलग फिनटेक डिपार्टमेंट बनाया है। इस डिपार्टमेंट का मकसद फिनटेक सेक्टर और उस पर फोकस करना है और इनोवेशंस को सहूलियत देना है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्क को बढ़ा दिया है। नए शुल्क 10 फरवरी से लागू होंगे। कैश एडवांस पर ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया गया है। अब लिए गए अमाउंट पर 2.5% चार्ज देना होगा। चेक रिटर्न के मामले में अब टोटल बकाया अमाउंट का 2% शुल्क लगेगा। बैंक ने लेट पेमेंट चार्ज को भी बढ़ा दिया है। लेट पेमेंट चार्ज टोटल बकाया अमाउंट पर अलग अलग होगा। पेटीएम का शेयर करीब 6% से टूटकर 1200 रुपए से नीचे के 1158 रुपए पर बंद हुआ। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर ने इसमें अभी और गिरावट आने की आशंका जताई है। मैक्वायर ने कम राजस्व प्राप्ति और उच्च कर्मचारी और सॉफ्टवेयर खर्च के चलते कंपनी के राजस्व वृद्धि की दर को 26% से घटाकर 23% कर दिया है। कोरोना वेव के कारण हवाई यात्री अपने ट्रैवल प्लान्स को बदल रहे हैं। इसके चलते इंडिगो ने चेंज फीस माफ करने का फैसला किया है। इंडिगो ने डिमांड घटने के कारण अपनी उड़ानों में 20% तक कटौती करने की भी घोषणा की है। कोविड वेव के चलते घरेलू यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। देश के आम बजट में पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार एफडीआई की लिमिट बढ़ा सकती है। सरकारी बैंकों के लिए अभी विदेशी निवेश की सीमा 20% है। ऐसे में इस बजट में वित्त मंत्री लिमिट को बढ़ाकर 74% कर सकती हैं। एफडीआई की लिमिट को बढ़ाने के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट में बदलाव की जरूरत होगी।
कोविड वेव के बीच FMCG की मांग में जोरदार उछाल आया है। इन कंपनियों ने आपूर्ति के किसी तरह के संकट से बचने के लिए स्टॉकिस्ट को अधिक माल भेजना शुरू कर दिया है। पार्ले प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया और ITC जैसी कंपनियां कोविड के चलते आपूर्ति चेन में किसी भी बाधा से बचने के लिए कच्चे माल का अतिरिक्त स्टॉक रख रही हैं। अमेज़न ने CCI के आदेश को एनसीलेट में चुनौती दी है। CCI ने दिसंबर में अपने एक आदेश में अमेज़न के फ्यूचर कूपन्स के साथ हुए सौदे को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा अमेज़न ने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले हफ्ते दिए अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। और मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @money9live को फॉलो करें, तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ेंगे। पर जारी तनाव के बीच कब होने जा रही है भारत चीन बातचीत? चीन में अगले महीने क्यों मिलने वाले इमरान और पुतिन? अमेरिका के खिलाफ कौन सी साजिश रचने में जुटा है चीन? और कहां ब्लास्ट में मारे गए स्कूली बच्चे? पड़ोसी दुश्मन देशों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत कल होगी। पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्डो में होने जा रही इस वार्ता में दोनों देशों के वरिष्ठ सर्वोच्च सैन्य कमांडर हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में पूर्वी लद्दाख से सटी LAC के सभी बाकी बचे विवादित इलाकों पर बातचीत होने की संभावना है। भारत और चीन की इस बातचीत पर अमेरिका ने भी पैनी नजर बना रखी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका चीन के पड़ोसियों को डराने वाली हरकतों से चिंतित है और चीन के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। साकी ने आगे कहा कि भारत चीन सीमा विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए होना चाहिए। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया है। ऐसे में चीन का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के PM इमरान खान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने चीन में मुलाकात कर सकते हैं। दुनिया अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले चीन का विरोध कर रही है। ऐसे में इमरान और पुतिन जिनपिंग के साथ खड़े होकर एकता दिखाने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट ने चीन में शीजियांग के तकलामाकन रेगिस्तान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि ड्रैगन यहां पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है और चीन की तैयारी अमेरिका को समंदर में चुनौती देने के लिए है। अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक तस्वीरों में जहाज जैसी दिख रही 75 मीटर लंबी आकृति US एयरक्राफ्ट कैरियर का फेक मॉडल है, जिसे टारगेट बनाकर ड्रैगन प्रैक्टिस कर रहा है। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी खालिद बडली उर्फ मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान के पूर्वी नांगरहार प्रांत में मारा गया है। खुरासानी पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक वरिष्ठ सदस्य था। खुरासानी पर पाकिस्तान में हुए कई हमलों में शामिल होने का आरोप है। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि इसकी मौत कैसे हुई है। तालिबान ने अफगान विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को अपनी आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर फजीउल्लाह जलाल सोशल मीडिया और टीवी शो में तालिबान के कट्टरपंथी शासन की खुले तौर पर आलोचना करते थे। उन्होंने अपने बयानों में तालिबान को पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली करार दिया और देश में बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रोफेसर को तालिबान की खुफिया इकाई ने हिरासत में रखा है। भारत ने पाकिस्तान के एक और मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया। इमरान ने मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को गेहूं और दवा जैसी मदद पहुंचाने के लिए भारत का सहयोग करने की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने विदेश मंत्री S जयशंकर से फोन पर बात की और मदद की पेशकश की। दोनों नेताओं के बीच शनिवार को बात हुई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके नंगरहार के लालोपुर में एक स्कूल के पास हुए बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये धमाका स्कूल के सामने खाने का सामान ले जा रही एक गाड़ी में हुआ। इस इलाके में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट एक्टिव है। दुनिया में तालिबान के सबसे बड़े रहनुमा बनकर घूम रहे इमरान खान अब अपने ही देश में पल रहे तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों से परेशान हो गए हैं और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मदद की मांग की है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर तालिबान सरकार TTP से निपट लेती है तो दुनिया में उसकी साख बढ़ेगी, वरना आतंकी से रिश्ता तोड़ने के उनके वादे का कोई भरोसा नहीं करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।